जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी। जो भी बच्चा ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो ज़रूर साइंस के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। यहाँ से 15 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने तय हैं। तो आपको किस तरीके से पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रहा है ग्रुप डी के अंदर, तो आप प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस के बिहाफ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके की क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस करिए, आप देखिए आपके को कितना जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है आप एक तरीके से रिवीजन मार सकते हैं। बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 10 से 15 मिनट की वीडियो देखिए, प्रैक्टिस मारिए। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस बेस्ड ही होंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है ना, जो हमारा चार्ज का जो नियम है, क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ के पार आवेश के प्रवाह के कारण धारा और विस्थापन धारा का योगफल डैश होगा। ठीक है ना, बंद पृष्ठ बेसिकली क्या होता है, क्लोज सरफेस क्या होगा फ्रेंड, वो आपको बताना है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, टायर्स देखे होंगे, कोई ऐसा सरफेस जिसकी कोई बाउंड्री ना हो उसे हम क्लोज सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो धारा और विस्थापन का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, बारे में पढ़ना, बंद पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में जानना और देखना, ठीक है, जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड, दोनों लैंग्वेज में है, बाईलैंग्वेज है। हिंदी में पढ़ने वाला हिंदी में पढ़े और इंग्लिश में पढ़ने वाला इंग्लिश में पढ़े फ्रेंड्स। ठीक है, टेन टेन के 10 ओम के 5 प्रतिरोधक चित्र में दिखाए गए अनुसार जोड़े गए हैं। ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन ए एंड सी, तो वो होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। टफ क्वेश्चन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे तो समझ के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके टफ रहने ही वाले हैं। ठीक है, साइंस के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वस्तु का कोणीय आकार एंगुलर साइज किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, एंगुलर साइज मीन्स जैसे कि आप ऐसे खड़े हैं तो जो आपका ये वी शेप बनता है ना, व्यू ऐसे करके, तो जो ये कोणीय आकार बनेगा आपका, ये कोणीय, ठीक है ना, इसका, तो इसका किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है आपके, अरे बताओ राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। इसके वास्तविक आकार तथा आपसे इसकी दूरी। ठीक है ना, इसकी वास्तविक आकार और आपसे इसकी दूरी, तो इसका क्या होगा, कोणीय आकार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये व्यू बनेगा आपका। ठीक है, अब जब खड़े होकर कहीं भी खाली मैदान में खड़े होकर देखते हैं आपका वी शेप में जो व्यू बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी प्रतिरोधक तार को खींचकर लंबाई में 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोधी में अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, फाइनल रेजिस्टेंस विल भी क्या होगा, इनिशियल और फाइनल्स में क्या रेशियो बनेगा। ठीक है ना, कभी भी हम किसी तार को खींचकर लंबाई में 2 गुना करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो 4 टाइम्स हो जाती है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी वो। ठीक है, एक है तो वो 4 हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, पढ़ लेना इसको साइंस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मृदुतक पैराकाइमा और शेलोत्तक कोलाकाइमा, और जो कोलाकाइमा को ना हिंदी में एक और बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक। फ्रेंड हिंदी की जिसने भी अच्छी तरीके से नॉलेज कर ली ना एनसीईआरटी पढ़ के, क्योंकि बहुत टफ वर्ड मीनिंग होते हैं, बहुत टफ होते हैं इसके, तो हिंदी का जो लैंग्वेज है मतलब सच में बहुत टफ रहती है। अगर एक्चुअल आप पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप साइंस की पढ़ें, एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी की पढ़ें, एनसीईआरटी आप इकोनॉमिक्स की पढ़ें, तो आपको हिंदी के जो शब्दकोश, भारी भारी शब्दकोश मिलेंगे, पता चलेगा आपको। ठीक है ना, तो आपको बताना है मृदु मृदुतक पैरेकाइमा और शिरोतक कोलिन काइमा डैश उत्तकों के प्रकार हैं। बताओ किस उत्तकों के प्रकार है, आपको बताना है फ्रेंड, राइट आंसर बताना है इसका।
तो फ्रेंड बेसिकली जो पैरेकाइमा है और कोलेकाइमा है, ये दोनों डैश उत्तकों के प्रकार हैं। तो राइट आंसर होगा ये सरल स्थाई है। ठीक है, सरल स्थाई उत्तकों के प्रकार हैं ये, सरल स्थाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं पैरोकाइमा की, तो इसकी कोशिकाएं बित्ती पतली होती हैं। ठीक है, और कोशिकाएं समान होती हैं। इसमें साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव सदैव पाया जाता है, ये कोशिकाएं सजीव होती हैं। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें कोलेकाइमा की, स्थूल कोणोत्तक, याद रखना है इसको स्थूल कोणोत्तक भी बोलते हैं, दूसरा नाम याद रखना, कहीं ये नाम देके पढ़ के चले जाओ वहाँ पे स्थूल स्थूल कोणोत्तक आ जाए तो कन्फ्यूज हो, या तो आपको इंग्लिश का नाम पता होना चाहिए कोलिनकाइमा, नहीं तो स्थूल स्थूल गुणोत्तक भी याद रखना। स्थूल गुणोत्तक या शैलस्तुतक में क्या होता है, इसकी कोशिकाएं भित्ति किनारों पर सेल्यूलोज व पैक्टीन के जमाव के कारण कठोर होती है। इसमें भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये कोशिकाएं भी सजीव होती हैं। ठीक है, ये दोनों के बारे में पढ़ के रखना। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग है, तो जो हिंदी वाला अलग छपा है और हिंदी वाला अलग छपा है तो देख लेना। व्हाट शुड बी इन द मैग्नेटिक मेटल टू रिड्यूस टू लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस इन डीसी। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, फिफ्थ का। ठीक है, हिंदी वाले का, और इंग्लिश वाले का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूरी ताप का संबंध है, बताओ किससे है। ठीक है ना, क्यूरी टेम्परेचर इज रिलेटेड टू, तो बेसिकली क्यूरी ताप होता क्या है, वह ताप है जिस पर उस पदार्थ का स्थलीय चुंबक तत्व समाप्त हो जाता है और केवल प्रेरित चुंबक तत्व ही शेष रह जाता है, उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। तो इसका संबंध किससे हुआ, चुंबकीयता से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं बी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो फ्यूचर मेटल इस अब कहते थे टाइटेनियम को। ठीक है ना, ये टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8, शब्द मैगोफाइट में निहित है, क्या निहित है आपको बताना है, मैगोफाइट में क्या रेफर्स करता है मैगोफाइट। बेसिकली मैगोफाइट क्या है, मैगोफाइट एक स्थलीय पौधे हैं जो ना तो विशेष रूप से सूखे और ना ही विशेष रूप से गीले वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं। मैगोफाइट निवास का एक उदाहरण एक ग्रामीण स्वभाव घास का मैदान होगा। ठीक है ना, जिसमें गोल्डन रोड, तपीदीय घास, ऑक्सी डेसी जैसी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले हैं। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, बताओ। तो बेसिकली बैकग्राउंड में क्या है कि 8 जुलाई 2015 को अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री रॉक केली ने रेड रोमेन नामक सलाद के रूप में खाए जाने वाले पौधे के बीज वेजी लैब में बोए थे। 10 अगस्त 2015 को आईएसए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष में यात्रियों ने पहली बार खुद उगाए गए सलाद को खाया। तो अंतरिक्ष के अंदर मतलब बेसिकली अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के एक अंतरिक्ष यात्री थे स्कॉट केली। ठीक है ना, उनका नाम लिखना है। जो एक सलाद है ये जिनीमा जिनिया जिनिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो अंतरिक्ष में पहली बार उगाया गया पुष्प 2015 में। ठीक है ना, 2015 में याद रखना आपको। ठीक है, अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थे
ठीक है, नाम याद रखना है उनका। अमेरिकन थ्री आते थे स्टॉक के लिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9th 10th। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10th है और थोड़ा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है ना, इंडियन शॉर्टेज रेंज मिसाइल आपको बतानी है। तो फ्रेंड बेसिकली इसका सी आंसर भी मिल रहा है और डी भी मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी या नाग में से एक है, एक बार खुद पे सर्च कर लेना और उसका लेना है। बेसिकली नाग ऊपर आ रहा है, ठीक है, और पृथ्वी में बेसिकली क्या 350 किलोमीटर का रखा गया रेंज। शॉर्ट रेंज मिसाइल है पृथ्वी भी। तो देख लेना एक बार दोनों में से कौन सा सही मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा, ठीक है ना, डायमेंशंस। विमा याद देख लेना आप, क्योंकि हिंदी में थोड़ा लगे तो इंग्लिश को भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। एक विमा 10⁻⁻⁷ मीटर से कम हो, क्या कहलाती है, ठीक है, बताना आपको। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड, बताओ राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नैनो पार्टिकल्स। 10⁻⁻⁷ जो भी निकल के आएगा वो होगा नैनो पार्टिकल कहलाती है, ठीक है ना। और इसी में बेसिकली आप देखेंगे तो 10⁻³ अगर है, माइनस अगर 3 है, तो वो होता है फ्रेंड आपका मिली कण। क्या बोलते हैं, मिली कण, ठीक है। अगर 10⁻⁻⁶ है, ठीक है ना, 10⁻⁻⁶ है, तो वो होगा आपका माइक्रो कण, ठीक है ना। ये तो मिली हो गया, यहाँ पे एम आ जाएगा, तो वहाँ पे माइक्रो आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, माइक्रो कण हो जाएगा। अगर 10⁻⁷ है या 9 है, तो वो आ जाएगा आपका नैनोमीटर में, नैनो पार्टिकल, नैनो कण में, ठीक है। और अगर 10⁻⁻12 है, तो फ्रेंड ये पता क्या होगा, -12 हो जाती है, तो ये होगा पीको कण, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। एक बार सारे एक जगह पर नोट डाउन कर लेना ताकि आपको याद रहे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनो पार्टिकल, ठीक है ना, नैनो पार्टिकल इसका राइट आंसर होगा। बाकी मैंने बता दिया, अगर 10⁻³ है तो क्या होगा आपका वो होगा मिली कण। अगर 10⁻⁻⁶ है तो माइक्रो कण। अगर 10⁻⁻7 या 9 है तो नैनो कण। अगर 10⁻⁻12 है तो पीको कण हो जाएगा, ठीक है, पीको कण। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12th। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12th, बॉन सम्मेलन किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है ना। बॉन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित सम्मेलन का लक्ष्य स्थलीय, समुद्रीय और एडवियन एवियन उड़ने वाले प्रजातियों का संरक्षण करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। सेकंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है, ठीक है ना, किसके लिए एक मेजरमेंट स्केल है, बताना है आपको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है ना, ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन होगा आपका सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन। बहुत ही टफ वर्ड, फ्रेंड बहुत ही अच्छा वर्ड है अमापन। साइज, इसका मीनिंग साइज भी हो सकता है, इसका मीनिंग ऐसे भी होता है। यूपीएससी में जनरली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जो बच्चा एनसीईआरटी से साइंस पढ़ रहा है और जो एनसीईआरटी के अंदर यूज़ की गई हिंदी की वोकेबलरी है उसको वो अच्छी तरीके से रीड आउट कर रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, वही जेन्युइन तरीके से इस पेपर को निकाल पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी की जो हिंदी में जो यूज़ की गई साइंस के अंदर बहुत टफ है फ्रेंड, ठीक है ना। आमापन, ठीक है ना, साइज, अच्छा इसका आप देखना वोकेबलरी मीनिंग निकालना हिंदी में अमापन का, ठीक है। आपको काफ़ी सारे मीनिंग मिलेंगे और यूपीएससी ज़्यादातर इन वर्ड्स को यूज़ करती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसिकली जैव ऑक्सीकरण मांग
यह उस पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ तोड़ने के लिए एक निश्चित समय पर एक निश्चित तापमान पर किसी दिए गए पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए वायुजीवी जैविक जीवों द्वारा आवश्यक विघटित ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। और बीओडी जो अक्सर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। बीओडी का अक्सर क्या है, जो गंदे जल होता है उसके उपचार के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम बीओडी का यूज़ करते हैं, और पानी में कार्बनिक प्रदूषण की डिग्री के सूचकांक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वोकेबलरी इसमें देगा चाहिए, तो ध्यान रखना है साइंस पढ़ते समय आपको एनसीईआरटी का यूज़ करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा पिक्सल क्या है। ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल सबसे छोटा विजुअल भाग होता है, ठीक है ना, किसी भी पिक्चर या कैमरे में सबसे छोटा विजुअल पार्ट देखिए पिक्सल कहलाता है, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। देख सकते हो कंप्यूटर का वह भाग जहाँ आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आंकड़े आप डालते हो, एंटर करते हो, और जो टेम्परेरी तौर पे यूज़ किए जाते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारी मेमोरी यूनिट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और जहाँ परमानेंटली डाटा दिया जाता है वो है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन हैगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16, बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं बताइए। तो राइट आंसर होगा, आपको प्लूटो देख लेना, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ लेना, कितने चंद्रमा हैं जैसे निकाल लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप अटैम्प्ट कर लें। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17। बीजो बीजोत्पादक पौधे डैश जगत से संबंधित हैं, बताओ किस सोसाइटी से संबंधित होते हैं वो। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पर्मेटोफाइटा से संबंधित जो ऐसे पौधे जो बीज ही पैदा करते हैं उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, सब 17 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी मैंने, ये पार्ट 3 है, ठीक है ना, इससे पहले 2 पार्ट और बनाए हैं। जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो ग्रुप डी की, तो जरूर साइंस के क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको पता है यहाँ से आने हैं, जो आपको अटैम्प्ट करने हैं हर हालत में, जिसमें से आपको 10 से 12 नंबर बनाने हैं, तभी आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल पाओगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको ग्रुप डी से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।